एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बिहार स्पेशल में मगध साम्राज्य का उत्थान। हमने पिछले वीडियो में देख लिया था, जैन और बुद्ध भगवान तक का देख लिया था। हमने ये सब पिछले वीडियो में देख लिया था। पिछले वीडियो में हमने थोड़ा फास्ट बता दिया था, जिसमें कि किसी को समझ में नहीं आया था। तो आज हम धीरे धीरे देखेंगे और आराम आराम से देखेंगे। चाहे मेरा क्वेश्चन हम लोग थोड़ा ही क्वेश्चन करें, लेकिन आराम आराम से देखेंगे आज। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। ऐसे तो 23 पेज का आज हमारा PDF है। मैंने सोचा था कि आज हमारा प्राचीन भारत ख़त्म कर दूं। देखते हैं कोशिश करके, अगर आज ख़त्म हो जाएगा तो कल हम सल्तनत काल स्टार्ट करेंगे। तो आज हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं मगध साम्राज्य का उत्थान। इससे पहले हमने प्राचीन भारतीय इतिहास का एक चैप्टर जो कि हमारा बिहार परिचय का अपलोड कर दिया गया है, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में हमारा है बिहार स्पेशल नाम से। और आज हम देखेंगे मगध साम्राज्य का उत्थान। तो उससे पहले चैनल पर नया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और बिना देरी के हम देखेंगे आज का फर्स्ट क्वेश्चन। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। और वहाँ पर आपको हर क्लास का PDF अपलोड किया जा रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है। तो प्राचीन भारत में हमारा साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का जो श्रेय दिया जाता है वो मगध को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, मगध राज की जो आरंभिक राजधानी थी, मगध राज की जो प्रारंभिक या शुरुआत की जो राजधानी थी वो राजगीर है। राजगीर का जो पहले का नाम था शुरू में, उसका नाम ग्रीवच था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ग्रीवच जो हमारी राजधानी थी। फिर हमारे हर्यक वंश के जो उदयन आते हैं, उन्होंने पाटली नगर की स्थापना की और उन्होंने फिर जो मगध की राजधानी वो पाटलिपुत्र को बना दिया। और उसके बाद हमारे आते हैं कालाशोक, तो उन्होंने भी वैशाली को बना दिया था। तो है तो हमारा एक से अधिक इसमें राजधानी, लेकिन इसने आरंभिक पूछा मतलब शुरुआत का, तो हमारा शुरुआत का हो जाएगा राजगीर, ए राइट आंसर। और राजगीर क्या है, पहाड़ियों से घिरी हुई थी या घिरी हुई है भी अभी भी। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। महाभारत और पुराणों के अनुसार जो मगध का प्रथम राजवंश था वो था हमारा बृहत वंश। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। बृहत वंश था जो कि सबसे पहले था। ये महाभारत और पुराणों के अनुसार कहा जा रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। इसमें दिया गया है बृहदत्त राजवंश जरासंध के पिता थे और बृहदत्त से आरंभ होता है। नेक्स्ट हमारा है मगध जनपद का संस्थापक था। तो मगध जनपद का जो संस्थापक था वो बृहदत्त तथा जरासंध था। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। तो मगध साम्राज्य का जब वास्तविक संस्थापक कुछ पूछेगा, ऐसे पूछेगा तो बृहदत्त और जरासंध होगा, लेकिन वास्तविक जब जोड़ दे तो हर्यक वंश का बिंबिसार था जो कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। बिंबिसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से लेकर 493 ईसा पूर्व तक रहा था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बिंबिसार एवं अजात शत्रु किस वंश के थे। तो बिंबिसार और अजात शत्रु हमारे हर्यक वंश से संबंधित है। और बिंबिसार का बेटा होता है अजात शत्रु, और ये अपने पिता की हत्या करके राजा बनते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हर्यक वंश। बिंबिसार को सैनिक तथा अजात शत्रु को कुणिक कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया, तो आप ये नाम याद रखिएगा। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र था, तो ये आप याद रखिएगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा था कि महात्मा बुद्ध के समकालीन कौन थे, तो बिंबिसार है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष प्रारंभ हुआ वो बिंबिसार के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था। बिंबिसार ने कौशल देवी से, चेलना से और खेमा तीनों से शादी की थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इन्होंने अपना राज्य व्यवहार बढ़ाने के लिए विवाह और दोस्ती का ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। तो इसमें हमारा हो जाएगा बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति को दृष्ट की। कौशल देवी कौशल की, खेमा जो कि पंजाब की थी, और चेलना बज्जी संघ की राजकुमारी थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बिंबिसार ने बृहदत्त को पराजित कौन सा राज्य जीता। बिंबिसार है जो कि बृहदत्त को हरा के अंग में पराजित करके अंग राज को जीत लेते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर।
हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? तो बिंबिसार का बेटा होता है अजातशत्रु, जो कि हर्यक वंश का दूसरा शासक होता है और ये अपने पिता की हत्या करके राज सिंहासन में बैठता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि अपने पिता के हत्यारा किसे कहा जाता है या फिर पिता को मार के कौन बैठता है गद्दी पे। हमारा अजातशत्रु हो जाएगा राइट आंसर। इसमें दिया हो गया भी है अजातशत्रु 493 से लेकर 461 ईसा पूर्व में राज करते हैं। इन्होंने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी? तो राजगीर में दुर्ग और स्तूप की जो स्थापना है मगध के शासक अजातशत्रु ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अजातशत्रु ने महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनका जो प्रथम बौद्ध संगीति करवाते हैं 483 ईसा पूर्व में, क्योंकि 483 ईसा पूर्व इनका राज चल रहा, तो वे करवाते हैं प्रथम राज बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगीर में करवाते हैं। तो आप ये भी याद रखिएगा। वज्जी संघ के लिच्छवनियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था। तो वज्जी संघ के जो लिच्छवनियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था वो अजातशत्रु था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? तो आम्रपाली वैशाली की थी। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ऑप्शन में हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथमूसल तथा महाशिला कट्टक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लिच्छवनी। जो रथमूसल तथा महाशिला कट्टक होता है, जो आपने बाहुबली मूवी में देखे होंगे, जो युद्ध में वो लोग पत्थर फेंक फेंक के जो मारते हैं उसी को रथमूसल तथा महाशिला कट्टक कहते, वही प्रयोग किया गया था अजातशत्रु के समय युद्ध में प्रथम बार उन्होंने किया था लिच्छवनी के साथ। नेक्स्ट हमारा है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की? तो हमने पीछे भी बताया, जो कि अजातशत्रु का बेटा उदयन होता है। इन्होंने पाटलिपुत्र नगर बसाया और उसको अपनी राजधानी बनाई थी। उदयन भी अपने पिता की मृत्यु के बाद अपनी सत्ता हासिल करता। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो अजातशत्रु के जो बाद उदयन मगध की गद्दी पर बैठा, उसने उदयभद्र भी कहा जाता है। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम जो नगर की राजधानी बनाया था वो उदयन हो जाएगा हमारा ए राइट आंसर। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो नागदशक था। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? तो हर्यक वंश के उपरांत मगध पर जो राज सत्ता थी वो शिशुनाग की आती है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग को माना जाता है। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने ग्रीवज के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाई थी? तो शिशुनाग कालाशोक ने पीछे बता दिया था। कालाशोक ने वैशाली से वापस पाटलिपुत्र कर दिया था। शिशुनाग ने जो वैशाली को अपनी राजधानी बनाई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया तथा तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? तो शिशुनाग क्या करते हैं, वैशाली को राजधानी ले देते हैं, लेकिन कालाशोक जब शिशुनाग वंश का होता है वो गद्दी पर बैठता है, तो वो वैशाली से वापस पाटलिपुत्र राजधानी ले आते हैं। हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति की जो शासनकाल होता है कालाशोक करवाते हैं, जो कि 383 ईसा पूर्व में यह द्वितीय बौद्ध संगीति करवाते हैं वैशाली में। तो हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वैशाली में किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति या आयोजन 383 ईसा पूर्व में किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो शवकामिर जो कि द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता करते हैं। अब पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप करते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का जो संस्थापक था महापद्म नंद था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। झा एवं श्री पाली की पुस्तक प्राचीन भारत में नंद वंश का संस्थापक महानंदिन को बताया गया है।
लेकिन महापद्म नंद हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि काफी बुक में नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद को माना गया है। मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार या क्षत्रियों का सर्वशास्त्रार्थ, एकच्छत्र और एकराट कहा जाता है? तो ये मगध के जो राजा थे महापद्म नंद, इनको कली का अंश, परशुराम का अवतार, क्षत्रियों का सर्वशास्त्रात्मक और एकच्छत्र और एकराट कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। यह नंद वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था महापद्म नंद, ये भी याद रखिएगा। नंद वंश का अंतिम शासक कौन बनता है? तो धनानंद है जो कि नंद वंश का अंतिम शासक बनता है, और इन्हीं के समय में सिकंदर भी भारत आता है और धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना करता है, नंद वंश के हटाकर। हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो हमने जस्ट पीछे देखा, अजात शत्रु के समय में हुआ था 483 ईसा पूर्व राजगीर में। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी, प्रथम थी। और द्वितीय के किसने किया था? तो हमने साबकामिर पीछे बताया है। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? तो कलिंग का जो विजय किया था सर्वप्रथम हमारा महापद्म नंद हो जाएगा सबसे पहले। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो हमने पीछे जस्ट बताया है, धनानंद के समय में सिकंदर भारत आता है, तो हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। सिकंदर के आक्रमण में इसके समय में मगध का शासक धनानंद रहता है। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र नगर बसाया? तो हमने पीछे देखा उदयन है जो कि पाटलिपुत्र नगर बसाता है और उसे अपनी राजधानी बनाता है। मगध के शासक अजात शत्रु ने किसके आक्रमण के प्रतिरोध में गंगा और सोन संगम पर अवस्थित पाटलिग्राम को सुरक्षित किया तथा किलों को सुसज्जित किया तथा चलकर पाटलिपुत्र नगर बसाया? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वैशाली के वज्जियों ने। अब नेक्स्ट हमारा मौर्य साम्राज्य आ जाएगा। तो हमने मगध का उत्कर्ष देख लिया है, अब देखेंगे मौर्य साम्राज्य। मौर्य के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे जो कि धनानंद को हराकर नंद वंश की समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। मौर्य की साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही थी, तो हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी? जो चंद्रगुप्त मौर्य मगध की सत्ता चाणक्य की सहायता से प्राप्त की थी। चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी इन्हें बोला जाता है। जो चाणक्य थे जो कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी बनते हैं, और इनकी जो पुस्तक है अर्थशास्त्र वो राजनीतिक पर आधारित है, तो हमारा ये भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 320 ईसा पूर्व में हुई थी। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो यूनानी दूत मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र आता है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। मेगास्थनीज का जो पाटलिपुत्र आगमन हुआ था वो कब हुआ था? 315 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना राजदूत मेगास्थनीज को भेजता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही भीषण अकाल पड़ा था, और ये भीषण अकाल के समय में चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं? श्रवण बेल को ओट्टा चले जाते हैं, गोला चल जाते हैं, और वहाँ संलेखना विधि से उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। तो ये जैन धर्म को मानते थे, तो ये भी आप याद रखिएगा। चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौन था? तो चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। किससे मुक्ति दिलाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो यूनानियों से मुक्ति दिलाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को मुक्तिदाता कहा जाता है भारत का। वह स्रोत जिसमें मौर्य पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो वो हमारा जो मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, उसमें जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन दिया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया?
तो नंद वंश के बाद जो मगध में आया था वो मौर्य साम्राज्य था। हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो मेगास्थनीज की जो पुस्तक है उसका नाम इंडिका है। हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य है, जो कि अर्थशास्त्र के लेखक है। बी हो जाएगा राइट आंसर। अर्थशास्त्र का अन्य नाम चाणक्य एवं विष्णुगुप्त भी है, तो ये भी आप याद रखिएगा। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो मेगास्थनीज में पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा बिंदुसार है जो कि शासक बनता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा बिंदुसार राइट आंसर। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था? तो पिंगलवत्स रहता था बिंदुसार के दरबार में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। पिंगलवत्स ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह महान राजा बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का जो उल्लेख मिलता है वो शिलालेख 13वें में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तृतीय बौद्ध संगीति किसके समय में होती है? तृतीय बौद्ध संगीति हमारा अशोक के समय में होता है, जो कि पाटलिपुत्र में होता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। पहला हमारा होता है अजातशत्रु करवाते हैं 483 ईसा पूर्व में। दूसरा हमारा होता है 383 ईसा पूर्व में, जो कि हमारा काला अशोक करवाता है। और तीसरा अशोक करवाते हैं, और चौथा करवाते हैं कनिष्क। अशोक करवाते हैं पाटलिपुत्र में, और कनिष्क करवाते हैं कुंडन वन में, अजातशत्रु करवाते हैं राजगीर में, और काला अशोक वैशाली में करवाते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप जो कि पहले के करते हैं, साधिकामी जो कि दूसरे के करते हैं, और मुगली पुत्र तीसरे जो कि तीसरे बौद्ध संगीति की अध्यक्षता करते हैं, और बसुमित्र जो कि चौथे के करते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ए। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो 251 ईसा पूर्व में हुआ था। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। पहला 483, तीसरा 2, ठीक है, 100 साल के बाद 383, और दूसरा तीसरा 251 ईसा पूर्व। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय किया था? तो अशोक जो कि कलिंग पर विजय करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अशोक कलिंग पर विजय करते हैं और उनके बाद उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो बौद्ध धर्म को मानने लग जाते हैं। और उसमें बहुत लोग मारे गए थे, 1.25 लाख बोला जाता है कि मारा जाता है। किस युद्ध में हुई भारी तबाही पर जान मान की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और युद्ध नीति को त्याग कर उन्होंने धर्म नीति को अपना लिया? तो हमने अभी जस्ट बताया कलिंग का तो जो युद्ध था उसमें वो बहुत से लोग मारे जाते हैं, जिसे देख के जो अशोक है उनका हृदय परिवर्तन होता है और वो बौद्ध ही बन जाते हैं, बुद्ध भगवान का मानने लगते हैं और धर्म नीति को अपना लेते हैं। अशोक का धर्म नीति कौन सा था? तो अशोक का धर्म नीति था नैतिक आचार संहिता। ऑप्शन में हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? तो मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय हमारा पाटलिपुत्र में था, जो कि उसकी राजधानी भी थी। ऑप्शन में हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। अशोक ने अपने धर्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? तो अशोक ने अपने धर्म यात्रा के सर्वप्रथम कुशीनगर की यात्रा की थी, जहाँ की बुद्ध भगवान की मृत्यु होती है कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। बुद्ध भगवान का जो मृत्यु है कुशीनगर में होता है। लुम्बिनी में उनका जन्म होता है। बोधगया में उन्हें ज्ञान प्राप्ति होती है, ये भी आप याद रखिएगा। अशोक ने अपने धर्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्य अभिषेक के किस वर्ष में की थी? तो ये किए थे अपने 10वें वर्ष में। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? बिहार के चंपारण जिले से अशोक के लौरिया अरिराज का अभिलेख प्राप्त हुआ है, तो सी हो जाएगा राइट आंसर हमारा। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख कौन सा नहीं है? तो लौरिया अरिराज है, लौरिया नंदनगढ़ भी है, और रामपुरबा भी है। रुइमिन दमन देई है जो कि अशोक के शिलालेख बिहार से प्राप्त नहीं हुए हैं। सी हो जाएगा राइट आंसर।
अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी। तो ये हमारा पाटलिपुत्र हो जाएगा, डी राइट आंसर। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था। तो चंद्रगुप्त का जो महल बना हुआ था वो लकड़ी का बना हुआ था, सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चंद्रगुप्त का मौर्य का जो राजप्रसाद स्थित था, तो राजप्रसाद स्थित था जो हमारा पटना के कुम्हरार में, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। कुम्हरार से 80 स्तंभों तथा मौर्यकालीन सभागार का राजमहल अवशेष मिलता है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा कि इसकी शान का मुकाबला ना तो सूसा और ना एक बेतला कर सकते हैं? तो ये कहा था एरियन ने, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। एरियन विद्वान थे जो कि कहे थे, राइट आंसर सी हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा कि यह प्रसाद मानव नहीं वरन देवी देवताओं को निर्मित है? तो ये फाहियान ने कहा था, हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों को आजीविकों के लिए खुदवाया था या बनवाया था? तो ये हमारा अशोक है जो कि बराबर की पहाड़ियाँ गया में है और वहाँ पे उन्होंने आजीविकों के लिए ये गुप्त गुफा का निर्माण किया था। तो सी हो जाएगा राइट आंसर। ये 4 गुफा थे जिसमें कि सुदामा, विश्व झोपड़ी, चौपड़ और कर्ण। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन 4 गुफा में नहीं है? तो सुदामा, विश्व झोपड़ी, चौपाड़ और कर्ण आप याद रखिएगा, ये चारों हैं। गया के समीप नागा अर्जुन की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तो गया के जो समीप है नागार्जुन की पहाड़ियाँ, वहाँ जो गोपी गुफा का निर्माण करवाया था वो दशरथ ने करवाया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, इसमें देख लेते हैं। दशरथ अशोक का पुत्र था, इसने नागार्जुन पहाड़ियों में आजीवक के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था जिसमें गोपी गुफा सम्मिलित है। मौर्यकालीन जो चामर ग्रहणी ये अच्छी प्राप्त हुए हैं, तो ये हमारा जो पटना के दीदारगंज से प्राप्त हुआ है, चापर ग्रहणी पक्षी, इसे स्त्री रत्न भी कहा जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। बिहार के किस स्थान में मौर्यकालीन से बने तीर्थंकरों की प्रतिभा मिली है? बिहार के जो लोहानीपुर से पटना में, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। जो पटना का लोहानीपुर है वहाँ से मौर्यकाल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा मिली है। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किसने किया है? तो यह मेगास्थनीज ने किया है अपनी पुस्तक इंडिका में, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। इसमें उज्जैन ऑप्शन नहीं है, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। उज्जैन होता तो उज्जैन हमारा हो जाएगा था राइट आंसर। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध संगीति करवाई जाती है जो कि तृतीय होती है, ये भी आप याद रखिएगा। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस जो कि टॉलमी द्वितीय ने डियानिसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? तो बिंदुसार के समय में डियासिसियस नामक राजदूत पाटलिपुत्र भेजा गया था। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पॉलीब्रोथस जो कि पाटलिपुत्र का उपनाम धारण किया था? ये स्ट्रैबो के अनुसार, डी हो जाएगा राइट आंसर। यूनानी दूत डिमाल्क्सिन का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ है? तो ये हमारा बिंदुसार के समय में होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। केवल वह स्तंभ जिसमें केवल अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो भब्रू स्तंभ है जो कि उसमें मगध का सम्राट अशोक ने खुद को बताया है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया जाता है? तो बराबर की जो पहाड़ियों का उपयोग किया जाता है वो आजीविकों के लिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। इसे अशोक ने बनवाया था और यह गया में स्थित है। अशोक की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र थी। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो 5 सदस्यों को सम्मिलितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? यह कथन मेगास्थनीज का है, सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो हमारा यह केंद्रीकृत था,
करों का बोझ अधिक था, प्रशासन तंत्र कठोर था। तो सभी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अशोक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो अशोक के समय में उसने धर्म नीति को विजय नीति अपनाई, ये भी सही हमारा हो जाएगा। इसने विदेशी संबंध में स्थापित किए, ये भी सही हो जाएगा। उसने प्रजा हित और कल्याण के उपाय किए, ये भी सही है। उपयुक्त में से हमारा सभी हो जाएगा राइट आंसर। देवप्रिय के नाम से शासक अपने को संबोधित करते थे। जो अशोक है उन्होंने अपने आप को देवप्रिय नाम से संबोधित किया था, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। धम्म महापात्र के कार्य क्या थे? तो वो धर्म नीति का क्रियान्वयन करना, लोगों के बीच दान वितरण करना और जन कल्याण के उपाय। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा डी राइट आंसर। मौर्यकालीन प्रशासन के राजुक कौन थे, कार्य करते थे? तो मौर्यकाल के जो राजुक थे वो क्या करते थे? न्यायिक कार्य करते थे, ग्रामीण प्रशासन और राजस्व विभाग का। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा राइट आंसर। मौर्यकालीन विद्वानों में से किनका नाम आता है? तो किनका कौटिल्य का नाम आता है, पाणिनि का भी आता है और उपवर्ष का भी आता है। तो डी हमारा हो जाएगा सभी राइट आंसर। मौर्यकालीन स्थापत्य सुंदर उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है ये सुंदर? तो ये हमारा हो जाएगा पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष का, दीदारगंज की अच्छी का और बराबर की गुफाओं का नहीं हमारा है, राजगीर के स्वर्ण भंडार का। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। अशोक की धर्म नीति की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये द्वितीय स्तंभ लेख से, सातवें शिलालेख से और दूसरा शिलालेख से। तो डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अशोक के किस अभिलेख में दान और धम दान के अंतर को स्पष्ट किया है? तो अभिलेख 9वें में दान और धम दान को स्पष्ट किया गया है। तो हमारा इसमें हो जाएगा सी राइट आंसर, 9वें शिलालेख में। मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं था? तो मौर्य साम्राज्य के जो पतन में कौन सा कारण नहीं था? आर्थिक संकट सम्मिलित नहीं था। तो ये भी आप याद रखिएगा। अब मौर्य उत्तर बिहार देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासक स्थापित हुआ? तो मौर्य के बाद शुंग वंश आता है और ये 185 से लेके 75 ईसा वर्ष तक रहता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा राइट आंसर। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग है, जो कि शुंग वंश का संस्थापक था। पुष्यमित्र शुंग शासनकाल 185 से लेके 149 ईसा पूर्व तक रहता है। किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुकुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया था? पुष्यमित्र शुंग है, जो कि पाटलिपुत्र में स्थित कुकुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयास किया था। पुष्यमित्र सिंह ने ब्राह्मण धर्म को पुनरुद्धार तथा बौद्धों के साथ उत्पीड़न और आक्रामक व्यवहार किया था। तो ये भी आप याद रखिएगा, पूछा जाता है। पाटलिपुत्र का पर यवन ट्रिमेटियस का आक्रमण किस वंश के शासनकाल में हुआ था? तो ये हमारा हुआ था शुंग वंश के। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। पाटलिपुत्र पर डिमेट्रियस पर आक्रमण हुआ था, तो 185 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया गया था, तो ये पुष्यमित्र सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का स्थापित हुआ है? तो शुंग के बाद आता है हमारा कांड वंश। कांड वंश का जो शासक है वो 75 ईसा पूर्व से 30 वर्ष ईसा पूर्व तक रहा, कम समय में रहा। कांड वंश का जो संस्थापक है कौन थे? वो थे हमारा वसुमित्र। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके उसने वासुदेव मुद्र ने कांड वंश की स्थापना की थी। ये भी आप याद रखिएगा। कांड की सत्ता समाप्त की थी किसने? तो कांड की जो सत्ता समाप्त की थी आंध्र सातवाहनों ने। तो हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। कांड वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय किसके वंश के लिए राजाओं का शासन किया? तो कांड के बाद जो आते हैं वो हमारा मित्र वंश आता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तो शुंग उत्कृष्ट नमूने बिहार के बोध गया से हमें प्राप्त होते हैं। सी हो जाएगा राइट आंसर। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विहार को अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो ये आश्रय देते हैं अश्वघोष को। तो ऑप्शन में हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। कनिष्क पाटलिपुत्र के राजा को बुरी तरह परास्त किया तथा हरजाने के रूप में यहाँ से अश्वघोष बुद्ध का भिक्षा जो पात्र था
और एक अद्भुत मुर्गा लेके गया था। अब देख लेते हैं मगध राजवंश के शासन में सही क्रम। तो पहले हर्यक वंश था, उसके बाद शिशुनाग वंश आता है, फिर नंद वंश आता है, और फिर शुंग वंश आता है, और फिर कांड वंश आता है। तो इसमें हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कांड। तो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। शुंग वंश की राजधानी क्या थी? तो शुंग वंश की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र थी। कांड वंश की राजधानी क्या थी? तो इनका भी राजधानी पाटलिपुत्र था। कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर कब आक्रमण किया था? तो जो कलिंग वंश के शासक खारवेल था उसने मगध पर आक्रमण कर लिया था 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किए थे? तो कलिंग नरेश जो खारवेल इन्होंने अंग एवं मगध से कीमती उपहार प्राप्त किए थे। ए हो जाएगा राइट आंसर। उपहारों में जिनकी प्रतिमा तथा पंथ चिन्ह शामिल है। कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर किसने शासन किया था? तो कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद मगध पर लिक्ष्मणियों ने शासन किया था। बी हो जाएगा राइट आंसर। कुछ इतिहासकारों ने मगध पर शक मृंडकों का नियंत्रण हो गया था ये कहा है। गर्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों का आक्रमण उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह पुष्यमित्र शुंग के समय में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सुप्रसिद्ध बौद्ध विहार अश्वघोष को आश्रय देने वाला शासक कौन था? तो कनिष्क था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति होती है कुंडन वन में, और इसकी जो कुंडन वन में होता है, और ये चौथी बौद्ध संगीति थी कनिष्क के द्वारा। और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो वसुमित्र करते हैं, और इसके उपाध्यक्ष जो होते हैं वो अश्वघोष होते हैं। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा गुप्तकालीन बिहार है। तो गुप्तकालीन बिहार हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है, रात के 12:10 हो गया है। तो हम देखेंगे कल ये वीडियो। कल ये हमारा ख़त्म हो जाएगा और फिर हमारा आ जाएगा फिर सल्तनत काल आ जाएगा। तो सल्तनत काल हम परसों देख लेंगे। तो कल हम ये पूरा PDF कंप्लीट कर देंगे। तो आपको ये PDF टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो कल के बाद मिलेगा, जब पूरा वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा तो आपको ये PDF अपलोड कर दिया जाएगा। फिर हमारा देखिए ज़्यादा पेज नहीं, बस 13 तक हम कर लिए हैं, 22 तक हमारा प्राचीन बिहार का इतिहास है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।